नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूतकाल में हम लोगों से कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो भविष्य काल में सही साबित नहीं होते। कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हमारे देश और हमारे लोगों के लिए सही साबित नहीं होते। उसका नुकसान देश को भी उठाना पड़ता है और आम लोगों को भी उठाना पड़ता है। अगर फैसला सही है तो आपका देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा, और अगर फैसला सही नहीं है तो ना आपका देश आगे बढ़ेगा ना आपके लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज मैं इस विषय पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं दो लोगों की तुलना करने वाला हूं। दोस्तों, दो लोग, एक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और एक जो कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उससे 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस। अगर नेहरू जी की जगह सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की क्या स्थिति होती। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वो देश के विकास में जितना योगदान दे सकते थे उन्होंने दिया। उन्होंने देश को विकास के मार्ग पर आगे भी बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी अपनी पॉलिसीज थी, अपना विजन था। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जवाहरलाल नेहरू देश के लिए वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था, या वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि उनके हाथ बांध दिए गए हों, या कोई भी कारण हो सकता है। दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके खिलाफ था, यानी उनके प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ था। कांग्रेस पार्टी की 15 कमेटियां थी। 15 कमेटियों में से 13 कमेटियों ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन गांधी थे कि मानने को तैयार नहीं। और उस समय गांधी, आप जानते ही हैं कितना बड़ा नाम था। गांधी ने एक लेटर लिख के भेजा कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो लेटर जो था उस पर किसी ने साइन नहीं किए, क्योंकि सब इस मूड में थे कि केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गांधी को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, फिर से वो लेटर उन्होंने भेजा। अब की बार वो लेटर जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिल गया। तो पटेल साहब ने ही लोगों को कन्विंस किया और समझाया कि भैया, जब गांधी जी ऐसा चाहते हैं तो बनने दो। तब जाके जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के आशीर्वाद से देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की काबिलियत का अंदाजा लगाइए दोस्तों आप। उनको साइडलाइन कोई नहीं कर पाया। उनको देश का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, यही हाल सुभाष चंद्र बोस का भी था। अगर बोस साहब अगर मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में से किसी एक को चुनना पड़ता, तो सुभाष चंद्र बोस 100% देश के प्रधानमंत्री बनते। और अगर मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस का नाम आ जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनका समर्थन करते, क्योंकि उनको सब बहुत पसंद करते थे। सब, गांधी जी और नेहरू जी, इनके मन में अंग्रेजों को लेके एक सब कॉर्नर था, एक कहीं ना कहीं एक लगाव था। जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अंग्रेजों से बहुत चिढ़ते थे। अंग्रेजों को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। वो उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को इस देश से भगाना और अंग्रेजों से आज़ादी लेना। जबकि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से एक फ्रेंडली फाइट करके आज़ादी लेने के मूड में थी कि ये हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, हम ज़बरदस्ती ना करें। जिस समय देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, 1942 में, और लोग ये कहते हैं, हो सकता है कई लोगों को ये बात बुरी भी लग जाए, लोग ये कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली। ये बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है दोस्तों, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि उसी के उलट 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी थी। 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया, और वो निर्वासित सरकार के देश के पहले प्रधानमंत्री बने। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों कि उस निर्वासित सरकार को दुनिया के 11 बड़े देशों ने अपना समर्थन दिया, जिसमें जर्मनी भी था, जापान भी था, इटली भी था, इंडोनेशिया भी था, वर्मा भी था, और भी देश थे जिन्होंने अपना समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी और नेहरू ने उसको समर्थन नहीं दिया। ना उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बात बोली दोस्तों, एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जाके वो सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बहुत बड़े सपोर्टर थे, कैसे कर देते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस अपने आप में ही एक तूफान थे। उनको गांधी या नेहरू के समर्थन की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक योग्य नेता थे। वो व्यक्ति एक गजब की ऊर्जा लेके पैदा हुआ, उसने हिला के रख दिया। अंग्रेज सरकार ये सोचने लगी कि ये आदमी क्या करना चाहता है,
अंग्रेज सबसे ज़्यादा अगर परेशान थे तो सुभाष चंद्र बोस से ही परेशान थे, क्योंकि बोस ना उनको जीने दे रहे थे, ना मरने दे रहे थे। बोस साहब ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की दोस्तों, आप जानते ही हैं। बोस साहब ने देश का पहला राष्ट्रीय बैंक बना दिया। बोस साहब ने भारत की पहली करेंसी बना दी। और तो और दोस्तों, भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग खुफिया विभाग बना दिया। मतलब दोस्तों, आप ये देखिए कि उस व्यक्ति की दूरदर्शिता कितनी है, क्या विजन था उस आदमी के पास दोस्तों। मतलब वो एक निर्वासित सरकार का गठन करके जो व्यक्ति इतना लंबा विजन लेके चल रहा हो, अगर वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बन जाते तो देश कहां पहुंच जाता दोस्तों। आज हमसे बाद आजाद होने वाले देश हमसे कई गुना आगे हैं दोस्तों। हमारी आजादी को 78 साल हो गए, 78 ईयर्स, और आज भी हम एक विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं। अगर बोस साहब इस देश के प्रधानमंत्री होते पहले, तो आज हम डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड कंट्री होते, और आज हमें केवल एशिया में नंबर 1 नहीं होते, आज हम दुनिया के नक्शे पे होते और दुनिया हमारी बात को मानती। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बोस साहब ने कुछ चीज़ों को देखा और समझा, और तब उन्हें लगा कि हाँ यार, कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं आपको एक जानकारी दूंगा दोस्तों, हो सकता है आपको मालूम है ना मालूम हो। 30 दिसंबर 1943 ये वो तारीख थी जब भारत के एक क्षेत्र जो आज भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसको अंग्रेजों से बोस साहब ने आज़ाद करवा दिया था। यानी आज़ाद हिंद फौज ने ऐसी लड़ाई लड़ी दोस्तों कि अंग्रेजों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोड़ के भागना पड़ा। और ये पहली बार हुआ था कि जब आज़ाद भारत का झंडा भारत के भारत के किसी हिस्से पे फहराया गया था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसमें बोस साहब के प्रधानमंत्री ना बनने में ये बोस साहब का कोई उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये देश नुकसान इस देश को हुआ है। एक काबिल आदमी अगर इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनता तो ये देश आज कहाँ होता दोस्तों, आप सोचिए। जो छोटी मोटी समस्याएं वो खत्म हो जाती, क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो हमारे देश का विभाजन नहीं होता, पहली बात। क्यों? क्योंकि बोस साहब को सभी बहुत लाइक करते थे। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे मोहम्मद अली जिन्ना भी सहमत हो जाते, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना व्यक्तिगत तौर पर सुभाष चंद्र बोस को लाइक करते थे। और उन्होंने बोला भी था गांधी से कि आप सुभाष चंद्र बोस के नाम का प्रस्ताव रख दीजिए, मैं बिल्कुल सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि देश का पहला प्रधानमंत्री जो है वो सुभाष चंद्र बोस बन जाए। ये बात पहले की है, उनसे मरने की पहले की है, क्योंकि तब लगभग तय हो गया था कि आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी नेहरू को छोड़ने के मूड में नहीं थे, तो गांधी जब छोड़ने के मूड में नहीं थे तो ये तो होना ही होना था। फिर बाद में आपने देखा ही, अगर आज बंटवारा नहीं होता, आप एक अंदाजा लगाइए दोस्तों कि अगर आज बंटवारा नहीं होता तो आज हमारा देश विकास के मार्ग पे कहाँ होता। क्यों? क्योंकि हमारे संसाधनों का बंटवारा नहीं होता। आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही होता है। इतना संसाधन, इतने रिसोर्सेस होते हमारे पास, इतने रिसोर्सेस होते तो हमारा देश आज दुनिया के नक्शे पे नजर आता। आज हम दुनिया की सुपर पावर होते दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक पावर होते, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होती दोस्तों। और ये तब हो पाता जब एक कैपेबल नेता आपके देश का प्रधानमंत्री बनता। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये देश जो होता है कैपेबिलिटीज से चलता है, योग्यताओं से चलता है, काबिलियत से चलता है। क्योंकि एक जो काबिल नेता होता है उसके पास एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आइडियाज होते हैं, विजन होता है, पॉलिसी होती है देश को चलाने के लिए। और जो व्यक्ति किसी के आशीर्वाद से बनता है, जो व्यक्ति अपनी काबिलियत से नहीं बनता, तो उसके पास कुछ नहीं है, तो वो देश चलाएगा क्या। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सबसे प्रमुख पदों पर अंग्रेज थे। हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज। तो आज़ादी हमें मिली क्या? हमें तो आज़ादी पावर का ट्रांसफर हो गया था, सर्व सुविधा युक्त तरीके से ट्रांसफर हुआ था। मतलब आज़ादी दे दी थी लेकिन पावर अपने पास ही रखी हुई थी। तो ऐसी आज़ादी का क्या मतलब था? ये तब हुआ जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस बनते तो क्या आपको लगता है ऐसा हो पाता? अंग्रेज पावर अपने पास रख पाते? सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारते, वो बिल्कुल नहीं रखने के मूड में थे इन लोगों को। लेकिन गड़बड़ हो गया कुछ। एक आदमी जब 1000 साल के बाद हमें आज़ादी मिलती है, मैं 1000 साल इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि उसमें सल्तनत काल भी है, उसमें खिलजी भी हैं, तुगलक भी हैं, मुगल भी हैं, अंग्रेज भी हैं। इतने सालों बाद हमें आज़ादी मिलती है
और उसके बाद जब आज़ादी मिलने के बाद जब पहला भाषण होता है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, तो वो भाषण अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में। उस समय हमारे देश में इंग्लिश जानने वाले लोग 0.1% थे दोस्तों, 0.1% जो इंग्लिश को जानते थे, और 99.9% लोगों को अंग्रेजी आती ही नहीं थी। ये देश के प्रधानमंत्री थे, बताइए आप। राष्ट्रभाषा हिंदी और भाषण अंग्रेजी में, वो भी देश की आज़ादी का पहला भाषण। और सुभाष चंद्र बोस 1943 में जब भाषण देते हैं तो वो हिंदी में देते हैं। आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर जिसने नौकरी को लात मार दी देश की आज़ादी के लिए, वो हिंदी में भाषण देता है। आप अंतर समझिए, कितना अंतर है। इसलिए मैंने कहा ना दोस्तों कि एक जब सही आदमी, एक जिसके पास विजन हो, पॉलिसी हो, स्ट्रैटेजी हो, आइडिया हो, अगर ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तो देश बहुत आगे चला जाता। आज हमारे देश की दशा और दिशा दोनों अलग होती, क्योंकि उनमें काबिलियत थी। ये उनका दुर्भाग्य नहीं दोस्तों, ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री जो था वो सुभाष चंद्र बोस नहीं बन पाए। खैर, ये चलता रहता है दोस्तों, हर आदमी अपने नसीब से जिंदा है, नसीब से ही जाता है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस की महानता कहीं कम नहीं होती है। वो हमारे लिए कल भी महान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।